हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों को समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ज लेंगे जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आपका। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है। किधर की ओर? तो बाहर की ओर निकलता है। किधर की ओर? तो बाहर की ओर निकलता है। तो याद रखना आपको क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किधर की ओर होगा? आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हर एक केस में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के केस में? आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए जो आपका इस चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किधर, उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर होगा, जो कि EP है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज Q एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव क्यू एट पॉइंट क्यू, वो क्या होगा? ई क्यू होगा। फिर क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में ई आर होगा। तो इसलिए आपका इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू के कारण इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी हो गया, इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू हो गया, इस पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर हो गया। आई बात समझ में? और इसका डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो बाहर की ओर निकलता है। और अगर निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज अगर होगा आपका, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके टुवार्ड्स जाएगा, निगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है निगेटिव चार्ज के अंदर घुसता है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निगेटिव चार्ज के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए जो इस चार्ज निगेटिव चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड टुवर्ड्स तक चार्ज क्यू के, निगेटिव चार्ज क्यू के। इस पॉइंट इस चार्ज निगेटिव चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू है वो क्या है? टुवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन है। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के कारण जो निगेटिव चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर का टुवर्ड्स किधर है? टुवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन है। तो इसलिए क्या है, इस निगेटिव चार्ज के कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? EP। Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? EQ। और R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ER। आई बात समझ में? तो ये इस चीज को आप याद रखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। तो ये आपका फिगर था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, मतलब जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके चारों तरफ, है ना? तो जैसे यहाँ इस ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो क्या करता है, इस अब इस लाइन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज, सपोज दैट हमने क्या किया, क्यू ले आया, दूसरा चार्ज क्यू नॉट ले आया। तो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू था जिसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, ठीक है, चारों तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर आपने एक क्यू नॉट चार्ज ले आया, ठीक है। तो क्यू नॉट चार्ज ले आया किससे? पॉइंट पी पे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? इस पे एक फोर्स लगाएगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज क्यू का आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर की ओर है, ई इधर की ओर है। तो जो ये फोर्स लगा F, वो किस पे लगा? इस क्यू नॉट चार्ज पे। किसके द्वारा? इस क्यू चार्ज के द्वारा। तो इस क्यू चार्ज के द्वारा इस क्यू नॉट पे क्या लगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। और ये फोर्स किसके कारण लगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा। इसलिए जो फोर्स हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इस चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा वो इक्वल होगा किसके? तो क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये फोर्स लगा है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब पॉजिटिव चार्ज था तो ये F इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब अगर इसी जगह पे अगर निगेटिव चार्ज रहता तो निगेटिव चार्ज का जो क्या होता है, वो फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो अब इसके क्या है, इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड की डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज ले आओगे
पॉइंट पी पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या है इधर की ओर करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, किसके कारण, माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज के कारण, किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उधर फोर्स ऑफ रिपल्सन था, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसलिए फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। आई बात समझ में। तो चाहे चाहे चार्ज निगेटिव है पॉजिटिव, फोर्स तो है वो क्यू नॉट ई ही लगेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस चार्ज पे। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने कुलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि वो होता है के इंटू Q1 इंटू Q2। अब Q1 Q2 की जगह हमने Q नॉट ले लिया है, तो सिंपल क्या है, तो K इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस होता, ये कुलम्स लॉ के इसके तरफ से आया। तो उसके बाद जो ये K का वैल्यू कितना हो जाता है, तो K का वैल्यू 1/4πε0 हो जाता है, और ये क्या हो गया, Q अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, ये हमने कुलम्स लॉ में देखा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बस याद रखना क्या है कि ये वैल्यू होता है आपका कितना, तो ये वैल्यू होता है 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब क्या है कि जो आपने क्या देखा कि फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। तो अब देखो, अगर इस ई को उठा के आप इधर ले आओगे तो ये क्या एफ के नीचे चले आएगा, है ना। या फिर क्या करो आप, नहीं सिंपल ई, आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, क्यू नॉट चार्ज को ले आओगे किधर, LHS साइड। तो ये क्या होगा, एफ के नीचे आ जाएगा क्यू नॉट। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, एफ अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका वैल्यू क्या था आपका, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, अभी आपने देखा कितना होता है, ये होता है 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ई का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, तो एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ई, ये यहाँ से ये क्यू नॉट आप हटा दो, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू क्यू नॉट हो गया। और एफ का वैल्यू क्या है आपका, एफ का वैल्यू क्या आ गया, 1/4πε0। तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका क्या एफ का वैल्यू आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू इंटू क्या है, क्यू इंटू क्यू नॉट है, और अपॉन आर स्क्वायर है। अब इसमें क्या है, 1/Q0 भी है, नहीं तो नीचे में क्यू नॉट है। तो ये सब, ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। बचा क्या, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बचा ये 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ से, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो एफ इक्वल टू क्यू नॉट हो जाता है। और एफ का वैल्यू क्या है वो पुट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट तो कट गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक ही चार्ज बचता है ना, क्यू नॉट तो वो कट जाता है, दूसरा जो चार्ज उसके अंदर इन्फ्लुएंस में होता है वो कट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, सी को ऊपर ले दो, C⁻⁻1 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर जो कि है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुआ, अब इसमें भी कैटेगरी होता है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये देखिए सारा लाइन एक समान है और एक डायरेक्शन में जा रहा है और सब जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, तो देखिए ये लाइन जो था ये क्या था, पहला वाला लाइन क्या है, सब इक्वल साइज का, फिर दूसरा लाइन थोड़ा सा घट गया, फिर ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इस फील्ड को क्या कहोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे। तो जब सब लाइन एक समान है तब उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक समान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। फिर उसी तरह से जब इस तरह से देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल हो गया। इस तरह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन एनसीईआरटी का जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के कारण देखा हमने अभी, जो कि क्यू नॉट लिया था हमने। अगर हम क्या करें, बहुत सारा चार्ज ले तो क्या होगा फिर,
तो इसलिए इस चीज़ को देखते हैं इस फिगर से। इसमें क्या है आपका एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पे आपका Q1 के द्वारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पॉइंट P पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की ओर है, तो E1 हो गया क्या, Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उसी तरह से जो ये Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। फिर Q3 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E3 हो जाएगा। फिर Q4 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E4 हो जाएगा। तो फाइनली आपने क्या देखा कि इस पॉइंट P पे Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, वैसे Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, Q3 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो गया और Q4 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E4 हो गया। और जो ये डिस्टेंस है Q1 और P के बीच उसको कहते हैं R1P, और Q2 और P के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं R2P, Q3 और P के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं R3P, Q4 और P के बीच के डिस्टेंस को R4P और Q5 RP के डिस्टेंस, तो ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीपल चार्जेस आ गया। अब मल्टीपल चार्जेस के बीच यही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर लिखना चाहोगे तो जैसे E1 को लिखना चाहोगे तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 और Q1, तो ये E1 किसके कारण है, Q1 चार्ज के कारण, इसलिए Q1/R1P और ये डिस्टेंस R1P उसका स्क्वायर और R1P, तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा। E2 क्या कहता है, तो E2 कहेगा कि 1/4πε0 Q2/R2P²। तो देखिए E2 है तो Q2 है, E2 है तो इसके बीच का डिस्टेंस 2P हो गया, तो R2P का स्क्वायर, तो इसलिए E2 ये हो गया। इसी तरह से E3P E4P ले लोगे तो फाइनली जब इसको सम अप करोगे तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा ER, इसको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN तक जितना भी चार्ज ले लो आप। तो आपने क्या किया था, E1 का वैल्यू कितना निकाला आपने, तो ये निकला आपका इतना 1/4πε0 Q1/R1P का होल स्क्वायर R1P। फिर E2 का वैल्यू कितना निकला था, तो ये निकला था 1/4πε0 Q2/R2P का होल स्क्वायर R2P। उधर से डॉट 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 EN का निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, 1/4πε0, 2 की जगह यहाँ पे n है तो n डाल दो, यहाँ 2 की जगह क्या है n है तो n डाल दो, तो बस जो 1 था 2 था उसकी जगह n डाल दिए, तो सब जगह n डालने के बाद ये क्या हो गया 1/4πε0 Qn/RnP का होल स्क्वायर और R⁻NP। तो फाइनली क्या हो गया, इसमें 1/4πε0, देखिए सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, इसको एक साइड बाहर निकाल लिए और जो Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक क्या गया उसको समेशन कर दिए और ये डिस्टेंस भी इस तरह से नीचे में समेशन हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू आ गया 1/4πε0 समेशन कहाँ आई स्टार्ट करेंगे 1 से जाएंगे कहाँ तक n तक QI/RIP का होल स्क्वायर और R⁻IP। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है अभी अब मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, सब बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव लिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बाहर की ओर था। अब देखते हैं क्या जो एनसीईआरटी में जाओगे और फिगर 1.17 देखोगे तो उसमें फील्ड लाइंस दिया है, किसके कारण, कुछ सिंपल चार्ज कन्फिग्रेशन के कारण। अब यहाँ पे बोला Q ग्रेटर देन 0, तो Q ग्रेटर देन 0 तो मतलब Q हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर की ओर है, तो बाहर की ओर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इसी तरह से अगर Q लेस देन 0 होगा तो मतलब क्या हो गया निगेटिव, तो Q क्या हो जाएगा उसका निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए इसका क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो निगेटिव चार्ज में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होता है, इनवर्ड डायरेक्शन की ओर होता है। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से देखोगे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं प्लस प्लस तो क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इसलिए कभी ये क्या होगा कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये अलग अलग रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बन रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया कांटेक्ट में नहीं आया, ठीक है। दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग रहा, चूंकि रिपेलिंग कैरेक्टर होता है दो लाइक चार्जेस का, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जो सेम चार्ज है इसी को लाइक चार्ज कहते हैं, तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसको कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। इसलिए देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये कर्व इस तरह से मुड़ गया, इस तरह से ये मुड़ गया है, इस तरह से इधर इधर मुड़ गया, ठीक है।
उसी तरह से अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लोगे और एक निगेटिव चार्ज ले लोगे तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, चार्ज बाहर की ओर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, और किसके अंदर जाता है तो नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल के अंदर की ओर गया नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से निकल के किसके अंदर गया, नेगेटिव चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के किसके अंदर गया, नेगेटिव चार्ज के अंदर। आई बात समझ में? तो यही था आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो एनसीईआरटी का आप चले जाओगे में, उसमें देखोगे चैप्टर 1 में एग्जाम्पल 1.8। अब जो एग्जाम्पल 1.8 है वो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गिरता है, फॉल करता है, कहाँ, एक डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर से, किसमें, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड दिया होगा गया क्या, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया, तो 2.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गिरता है इतने मैग्नीट्यूड के इलेक्ट्रिक फील्ड में, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम के मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने सेंटीमीटर से गिरता है, तो 1.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रिवर्स्ड हो जाता है, मतलब उलट जाता है। तो जैसे ये डायग्राम में शो किया गया कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा था ये, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1.5 सेंटीमीटर से इसके नीचे में गिरा इधर से, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऊपर की ओर था अब क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया, सॉरी नीचे की ओर नहीं, मतलब ये क्या हो गया, ये पहले उधर था, इधर से उधर जाता, फिर ये इधर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कीपिंग मैग्नीट्यूड अनचेंज, द प्रोटॉन फॉल्स टू द सेम डिस्टेंस, तो कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, तो कंट्रास्ट द सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। और तो आपको कंप्यूट क्या करना है, टाइम, है ना, कि दोनों को गिरने में कितना टाइम लगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसको गिरने में कितना टाइम लेंगे, अगर प्रोटॉन लेंगे माइनस ई लेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस ई लेंगे मतलब प्रोटॉन, तो उसको गिरने में कितना टाइम लगा। तो यही आपका न्यूमेरिकल है। इसमें आपको सिंपल सा लॉजिक पता है कि पहले में क्या था, फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में था, और निगेटिवली चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डाउनवर्ड फोर्स, उसमें क्या लगा, डाउनवर्ड फोर्स लगा। ठीक है, तो पहले अपवर्ड था, निगेटिवली चार्ज लगा, तो वो क्या क्या नीचे गिर रहा तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई इंटू क्यू नॉट इंटू ई लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को का वैल्यू, उसमें क्यू नॉट की जगह क्या लिख लोगे आप, ई लिख लोगे, तो ई हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ई जो है क्या, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए न्यूटन्स का लॉ पता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स अपॉन मास करते हैं, तो वही फोर्स कितना है आपका, तो फोर्स यहाँ पे कितना निकला, ई टी, तो यही फोर्स यहाँ पे पुट कर दिया, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, एम ई, है ना, तो एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम जो रिक्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एच, मतलब टाइम रिक्वायर होगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में डिस्टेंस एच से कितना, तो वो हो जाएगा क्या, टी इज इक्वल टू √2h अपॉन ए ई। अब ये 2h ए ई है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को गिरने का टाइम है, तो एम ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो अब चूंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एम ई कैसे मल्टीप्लाई, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, फोर्स बाय मास, तो मास ऊपर चला जाएगा क्योंकि एफ इंटू एम हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब फोर्स का वैल्यू ई इंटू ई होता है। तो अब जब इसमें आप क्या करोगे, इसमें एच का वैल्यू कितना दिया है, तो एच का वैल्यू आपका दिया था न्यूमेरिकल में कितना, तो वो दिया था 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है कितना, तो ये होता है आपका 9.11 गुना 10⁻31 kg। और आपका जो ये ई है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, तो वो गिवन है आपका 2.4 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब जब सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका जो ये टी है वो कितना निकल जाएगा, 2.9 गुना 10⁻19 सेकेंड। तो इतना टाइम लगा उस इलेक्ट्रॉन को गिरने में। ठीक है, तो इसलिए टी का जो है टाइम कितना लगा उस इलेक्ट्रॉन को फील्ड डाउनवर्ड गिरने में, तो ये टाइम लगा इसको 2.9 गुना 10⁻9 सेकेंड। अब क्या है, जो फील्ड डाउनवर्ड है और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो प्रोटॉन क्या है, डाउनवर्ड फोर्स मैग्नीट्यूड लगा उसमें, तो उसमें भी क्या ई लगा।
तो एक्सेलरेशन जो प्रोटॉन का होगा वो सेम उसी तरह से हो गया जिस तरह से अभी कैलकुलेट किया ई बटा एम पी। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है। अब प्रोटॉन का मास जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होगा। तो जो फॉल होगा प्रोटॉन का वो कितना हो जाएगा, तो टीपी का वैल्यू क्या, सेम उसी तरह से सब कुछ लिखोगे, बस यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसको उसका वैल्यू चेंज कर दोगे सिर्फ पिछले एग्जाम में, तो आपका वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे देखो कि जो हैवियर पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन जो है वो क्या है, हैवियर पार्टिकल है, उसको ज़्यादा टाइम, उसको ग्रेटर टाइम लगेगा गिरने में, ठीक है, सेम डिस्टेंस से। तो बेसिक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्या है कि जो सिचुएशन है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का, ठीक है, जहाँ की टाइम जो होता है, टाइम ऑफ फॉल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, तो मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता टाइम, फॉल ऑफ टाइम, टाइम मतलब गिरने का टाइम। तो इस चीज़ को जस्टिफाई, तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए आप वही क्या, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स इक्वल टू होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना, ई इंटू ई है, और मास तो प्रोटॉन एम पी होता ही है। तो ए इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे इसमें, ई का वैल्यू कितना होता है, तो ई का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो आपको गिवन ही है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जब इस वैल्यू को सही से कैलकुलेट कर लोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 1.9 गुना 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस है। मतलब 19 पे कितना जीरो, 11 जीरो डाल दो, सोचो करोड़ों से ज़्यादा मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, कितना स्पीड हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जज भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो विच जो इनॉर्मस वैल्यू, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन जो है प्रोटॉन का वो कितना हो रहा है, 1.9 इंटू 10⁻12, तो कितना कम है वैल्यू। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सिर्फ 9.8 है, और ये कितना ही ज़्यादा है, 19 करोड़ 19 अरब है, अरब के बराबर है। तो ये क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन ग्रेटर होता है, और ये तो प्रोटॉन का था, तो और इलेक्ट्रॉन का इससे भी ज़्यादा होता है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 9.8 और 98 करोड़ अरब जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो उसमें 9.8 का कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 1.8 है उसके सवाल को समझते हैं। इसमें आपने आप क्या करोगे, 2 पॉइंट चार्ज लोगे, एक Q1 और एक Q2 लोगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हर एक का +10⁻⁻8 कूलम, मतलब पॉजिटिवली चार्ज दोनों, सॉरी एक पॉजिटिवली चार्ज है +10⁻⁸ कूलम, और एक निगेटिवली चार्ज है 10⁻8 कूलम, ठीक है। अब इसको रखना कहाँ है, तो 0.1 मीटर एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस रखना है। फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पे, बी पे और सी पे। तो सिंपल आपको क्या करना है, तो ये डायग्राम आपका गिवन है एग्जांपल में कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है जो कि निगेटिव है। आई बात समझ में। अब इसके बीच एक पॉइंट यहाँ पे A है, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे C है, सॉरी एक पॉइंट C है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा बनता लग रहा है। तो अब देखिए इस चार्ज Q1 के कारण इस पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस चार्ज Q1 के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड C पे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1C हो जाएगा। अब इस Q2 का नेगेटिव चार्ज है तो किधर की ओर आएगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब देखिए चार्ज Q1 के द्वारा E1C था और चार्ज Q2 के द्वारा E2C है, तो फाइनली दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो इसलिए क्या EC इक्वल टू क्या, E1C प्लस E2C हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम इसी तरह से फिर क्या है, तो ये C पे था, अब हम आपको बोल रहा है कि A पे, पॉइंट A पे निकालना है इस चार्ज के कारण, किस चार्ज के कारण, Q1 के कारण। तो Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, इधर की ओर होगा, तो राइट वर्ड साइड डायरेक्शन में है। आई बात समझ में। फिर Q2 चार्ज निगेटिव है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर ही अट्रैक्ट करेगा, तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड डायरेक्शन जाएगा उस नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन क्या, राइट ही होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है A पॉइंट पे Q1 के द्वारा राइट की ओर है और Q2 के द्वारा ही भी राइट की ओर है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1A होगा, मतलब चार्ज 1 के द्वारा A पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या राइट साइड होगा, और E1 का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
और Q का वैल्यू कितना दिया, 10⁻⁻8, चूँकि पॉजिटिव है तो 10⁻�8 कूलम, और जो डिस्टेंस उसके बीच क्या है 0.1 था, तो उसको हाफ कर दोगे तो 0.05 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो E1A का वैल्यू 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम निकल जाएगा। इसी तरह से आपका E2A का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है यहाँ पे 10 लेकिन निगेटिव में है, तो सेम उसका मैग्नीट्यूड होगा। फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए आप E1A को E2A से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 3.6 + 3.6 कितना होता है 7.2 हो जाएगा, और 10.4 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली रिजल्टेंट कितना 7.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, और ये टुवर्ड्स राइट होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसी तरह से क्या करोगे, E1B पे उस B के कारण पॉजिटिव चार्ज Q1 के कारण कैलकुलेट कर लोगे, जिसमें आपका क्या है ये माइनस B पे भी ये क्या है टुवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो B का डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो क्या बाहर की इधर की ओर जाएगा। तो E1B पे क्या है आपका आ जाएगा कितना, E1B पे तो ये आ जाएगा 3.6 × 10⁻4 न्यूटन कूलम, E2B पे आ जाएगा 4 × 10⁻3 कूलम। अब चूंकि क्या मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1B में से E2B घट जाएगा, तो फाइनली ये 3.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो लेफ्ट की ओर होगा। आई बात समझ में। फिर अब जो है मैग्नीट्यूड इसका क्या है, सी पॉइंट पे भी मैंने बताया था कि E1C और E2C दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो फाइनली रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या वेक्टर प्रोडक्ट चूंकि वेक्टर है तो रिजल्टेंट क्या दो वेक्टर का क्या हो जाएगा, तो EC1 cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री को π/3 क्या तो 180/360 होता है, और प्लस E2, तो इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो E1 E2 के तो E1 cos 60 डिग्री प्लस E2 cos 60 डिग्री, और E1 का वैल्यू कितना आप 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, और cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो। E2 का वैल्यू भी सेम ही है 9 × 10⁻3 वैल्यू, फिर cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो। सबको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो और ये इसका डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द राइट। आई बात समझ में। तो ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, और ये कितना आसान था समझना, ठीक है। तो बस ये देखने में हेक्टिक सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the next topic.